आज का हमारा टॉपिक है नर जनन तंत्र। ठीक है, हम जनन के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नर जनन तंत्र। अब देखो, नर जनन तंत्र क्या होता है? थोड़ा सा इससे पीछे जाते हैं। जनन जनन क्या होता है? जीवों का अपने ही समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया क्या कहलाती है? जनन। अब ये दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर किसी नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, या नर गेमिट्स मादा गेमिट्स किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का, और उसी से किसका विकास होता है? भ्रूण का। वो किस में आ जाता है? आपके लैंगिक में। अलैंगिक जिसमें नर आपस में जिसमें लिंग आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते, उनका संलयन नहीं होता है, किसमें आ जाता है? अलैंगिक में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। तो नर में या मनुष्य में कौन सा किस तरह का लैंगिक अंग हो, किस तरह का जनन होगा? लैंगिक जनन। अब देखो, नर जनन तंत्र। अब नर जनन तंत्र क्या कहलाता है? तंत्र का मतलब क्या होता है? बहुत सारी चीजें जब या ऐसा कोई सिस्टम जो एक ही कार्य को करे लेकिन उसके कई पार्ट हों। जैसे हम बोलते हैं ना कि मतलब सरकार का सिस्टम ही खराब है या हमारा सिस्टम ही खराब है, तो सिस्टम में कोई एक व्यक्ति काम नहीं करता, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पे जो नर जनन तंत्र है, जनन में जब कई अंग मिलकर जनन की क्रिया को संपन्न कराते हैं, तो ये जनन अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है? नर जनन तंत्र। अगर मेल का है तो क्या कहलाएगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर ये चीज फीमेल में पाई जाती है तो क्या कहलाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल का फीमेल, मेल का मेल। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नर जनन तंत्र। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब जो नर जनन तंत्र है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग कौन सा हो जाएगा? वृषण। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हो गए। पहला कौन सा हो गया? मुख्य, या क्या हो गया? मुख्य प्राथमिक। प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? द्वितीयक या सहायक जनन अंग। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? मेन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये क्या होगा? सेकेंडरी या हेल्पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? वृषण के बारे में। ठीक है, वृषण या मुख्य या प्राथमिक जनन अंग। अब देखो, ये जो प्राथमिक जनन अंग है, इनको क्या बोला जाता है? गोनेड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोनेड या जनन भी। इसमें क्या क्या होता है? जो वृषण होता है, इसमें किसका निर्माण होगा? इसमें क्या बनते हैं? नर युग्मक। और किसका निर्माण होता है? हार्मोन्स का। ठीक है, इसमें क्या क्या बनेगा? नर युग्मक और क्या बनेगा? हार्मोन्स। अब जो ये वृषण है ना, इसकी वृद्धि और
विकास के लिए एक हार्मोन स्रावित होता है। वो कहाँ से स्रावित होगा? हमारे मस्तिष्क में जो प्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है या मास्टर ग्रंथि जिसे बोलते हैं, उसके अगले भाग से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या बोलते हैं? गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स। ठीक है, ये जो हार्मोन्स है ये वृषण की वृद्धि और विकास के लिए उसको हेल्प करता है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई कि जो वृषण होता है मुख्य जननांग है जिसमें किसका निर्माण होता है? युग्मक। अब देखो युग्मक में क्या आएगा? शुक्राणु। ठीक है, और किसका निर्माण होगा? हार्मोन्स का। हार्मोन्स जैसे आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, ठीक है, और एंड्रोजन हो गया, तो इनका निर्माण होता है। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात कर लेते हैं? अब हम अभी सहायक जननांग नहीं पढ़ रहे हैं तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अभी हम किसकी बात करते हैं? प्राथमिक जननांग की। ठीक है, प्राथमिक जननांग में क्या आएगा? वृषण, वृषण या टेस्टिस। ठीक है, अब ये वृषण स्थित कहाँ होता है? वृषण कहाँ स्थित होता है? जैसे हमने ये नर बना दिया, इसको देख के डरिएगा नहीं, ये नहीं है, अब लग रहा है ना नर जैसा। तो ये जो वो है वृषण है, ये कहाँ पे स्थित होता है? ये होता है उदर गुहा के नीचे जो पेल्विक एरिया होता है। पेल्विक एरिया श्रोणि क्षेत्र कौन सा कहलाता है? पेल्विक कैविटी या श्रोणि गुहा क्या होती है? ये वाला जो भाग होता है, ये वाला, ठीक है, कमर के नीचे वाला भाग, ये भाग क्या कहलाता है? पेल्विक कैविटी या श्रोणि गुहा। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये हमारा जो पेट वाला भाग है इसको हम क्या बोलेंगे? उदर गुहा। तो जो वृषण होता है या टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है? श्रोणि गुहा के नीचे। ठीक है, अब ये तो इसकी क्या होगी? स्थिति होगी। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है? जैसे ये हमारी क्या होगी? उदर गुहा। बड़ा छोटा हो रहा है, ये हो गए क्या? ये हो गए वृषण। अब देखो ये आपका क्या हो गया? उदर गुहा, उदर गुहा। ठीक है, या इसे हम क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब इसका जो सबसे बाहर का भाग होता है, वृषण का सबसे बाहर का भाग क्या कहलाता है? स्क्रोटम। ठीक है, इसको हम ये बाहर का रीजन है ये वाला क्या कहलाएगा? स्क्रोटम। ठीक है, अब ये आपका क्या हो गया? वृषण या क्या बोलते हैं इसको? टेस्टिस। ठीक है, अब ये जो वृषण कोश होता है ये क्या, जब शिशु 7 महीने का हो जाता है, सबसे पहले ये जो वृषण का निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? शिशु के उदर में। ठीक है, और जब शिशु कितने महीने का हो जाता है? 7 महीने का, तो ये जो वृषण है यहाँ पे एक नाल पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो एरिया है ये, ठीक है, तो यहाँ पे एक नाल पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? वक्षण नाल, वक्षण नाल या
कैनाल, ठीक है। अब ये क्या करती है, जब शिशु 7 महीने का हो जाता है और ये जो टेस्टिस है यहाँ पे बन जाता है, तो ये इसी वृषण कैनाल के थ्रू कहाँ आता है, ये जो आपका ये आवरण है क्या, स्क्रोटम में, ठीक है। 7 महीने के बाद ये इस नाल के थ्रू कहाँ पे आ जाएगा, स्क्रोटम में। फिर जो आगे का विकास है वो कहाँ पे होगा, यहाँ नीचे। अब देखो इसका रीजन क्या होता है। आपको पता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। लेकिन जो ये वृषण होता है, वृषण का इतना टेम्परेचर नहीं होता, ठीक है। इसका टेम्परेचर, अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो वो टेस्टिस है, ये वृषण है, इसका टेम्परेचर 2 या 3 डिग्री कम होगा, लगभग कितना होगा 34 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका रीजन क्या है कि इसमें जो शुक्राणुओं का निर्माण होता है, अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ये जो वो है वृषण है, ये शरीर के उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के बीच में लटकती हुई स्थिति में आ जाएगा। कितने महीने बाद, 7 महीने बाद। फिर इसमें और क्या होता है, जब ये यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे देखिए हमारे उदर भाग से 2 पेशियां निकलती हैं, ये यहाँ से होते हुए वक्षण कैनाल के थ्रू यहाँ पे आ जाएंगी। अब ये जो पेशी है, ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, जो लगभग वृषण के आधे भाग को कवर करती है। ये वाली जो पेशी है वो क्या कहलाती है, प्री मास्टर मसल्स, ठीक है। या इसको हम क्या बोलते हैं, कंकाली पेशी, कंकाली पेशी, ठीक है। और यहीं से एक पेशी और निकलती है, ये क्या करती है, वृषण को पूरा कवर करती है, ठीक है। यहाँ पे निकलेगी, ये 2 पेशी निकलेगी जो इसको पूरा कवर करती है, ठीक है। तो एक तो होगी प्रीमास्टर पेशी या कंकाली पेशी, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है डार्टोस पेशी, डार्टोस पेशी, ठीक है। अब इन पेशियों का क्या काम क्या होता है, जब ये वृषण उदर गुहा से नीचे वक्षण कैनाल के थ्रू यहाँ नीचे आ जाता है, तो ये दोनों पेशियां क्या करती हैं, इसकी स्थिति को बनाए रखने का काम करती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, ये पेशियां ठंड के समय में जब हमारा शरीर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नहीं, ठंड के समय जब टेम्परेचर कैसा हो जाता है, थोड़ा डाउन हो जाता है, तो ये जो वृषण है इसका भी टेम्परेचर क्या होने लगता है, डाउन। तो इसको नॉर्मल बनाने के लिए, इसको बराबर बनाए रखने के लिए, सामान्य बनाए रखने के लिए, ये जो पेशियां हैं ये उसको, जो आपका वृषण है, इसको सिकोड़ देती है और संकुचित कर देती है, जिससे ये कहाँ पहुंच जाता है, उदर गुहा के पास। अब जब ये पेट के पास पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसको शरीर का भी टेम्परेचर मिलने लगेगा। तो जो इसका टेम्परेचर है, जो ठंडियों में थोड़ा कम हो जाता है, डाउन होने लगता है, तो इसकी वजह से इसका टेम्परेचर नॉर्मल बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब जो ये वृषण है, ये 7 महीने तक यहाँ बच्चे के पेट में बनेगा, उदर गुहा में बनेगा। इसके बाद ये 7वें महीने के बाद एक वक्षण कैनाल के थ्रू कहाँ जाता है, स्क्रोटम में आ जाता है। इसमें 2 पेशियां होती है, कंकाली पेशी होती है, एक कौन सी होती है, डार्टोस पेशी। ये क्या करती हैं, इसके स्थिति को या पोजीशन को यथास्थिति में बनाए रखने का काम करती है, ठीक है। ताकि जैसे वक्षण कैनाल के थ्रू ये बाहर आया है तो इसके थ्रू ये ऊपर भी तो जा सकता है, लेकिन ये पेशियां क्या करती हैं, इसको इसी स्थिति में बनाए रखने का काम करती हैं, ठीक है। और
अगर हम इसके आंतरिक संरचना की बात करें, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो वृषण है, वृषण के अंदर इस तरह के लोब्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरह के, जिनकी संख्या एक वृषण में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 250। कितनी होगी? 250 क्या पाए जाएंगे? लोब्यूल्स, या इसे क्या बोलते हैं? वृषण कोष्ठक, वृषण कोष्ठ। ठीक है। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वृषण कोष्ठ होते हैं, इसी में किसका निर्माण होता है? इसी में निर्माण होता है, यहाँ पे किसका निर्माण होता? शुक्र जनन नलिकाओं। ठीक है, इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? शुक्र जनन नलिकाएं। अच्छा, ये जो लोब्यूल्स होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 250। और प्रत्येक लोब्यूल्स में जो शुक्र जनन नलिकाएं हैं वो कितनी होंगी? 2 से 3 शुक्र जनन नलिका पाई जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा के मैं समझा देती हूँ, थोड़ा सा इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। अब देखिए, जैसे ये क्या हो गया? ये लोब्यूल्स हो गए, कोष्ठक हो, वो क्या हो गए? कोष्ठ हो गए। तो इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? शुक्रजन नलिकाएं। अब जो शुक्रजन नलिकाएं हैं, शुक्रजन नलिकाओं के अंदर भी क्या पाए जाएंगे? इस तरह की संरचना होती है कुछ। इसको हम क्या बोलेंगे? ये है स्पर्मेटोगोनियल सेल, मतलब शुक्रजनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोगोनियल सेल। ठीक है, ये कहाँ पाई जा रही हैं? जो यहाँ पे शुक्रजनन नलिकाएं हैं उसके अंदर। और इसी में क्या पाई जाएंगे? थोड़ा इनसे बड़े आकार में क्या पाई जाती है? सर्टोली कोशिका। अब ये जो शुक्रजनन कोशिकाएं हैं, ये क्या करेंगी? ये करेंगे शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है, और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं को ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ, ये सब पहुंचाने का काम कौन करती है? सर्टोली कोशिका। मतलब ये शुक्राणुओं के निर्माण में पूरी तरह से शुक्रजनन कोशिकाओं की मदद करती है। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके अंदर पाया जाएगा? ये पूरा स्ट्रक्चर किसके अंदर पाया जाएगा? ये पाया जाएगा शुक्र जन नलिकाओं के अंदर, नलिकाओं के अंदर। ठीक है, शुक्रजन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? सेमेनी फेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये तो इसके अंदर हो गई। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो ये वृषण होता है और ये जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, तो ये शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं ये किसके अंदर पाई जा रही है? वृषण कोष्ठ के अंदर। ठीक है, और इन वृषण कोष्ठों के बीच बीच में कुछ इस तरह की संरचना पाई जाती है, इस तरह की संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका। ठीक है, क्या पाया जाएगा? यहाँ पे क्या पाई जाएंगी? लीडिंग कोशिका। जैसे ये वाला भाग तो पूरा किसका हो गया? शुक्रजनन नलिका का। ठीक है, इसके अंदर का भाग, और इसके बाहर जहाँ पे ये कोष्ठ पाए जाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे तो क्या हो गया? शुक्रजनन नलिका इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे कुछ संरचना पाई जाती है। मैं थोड़ा इसको अच्छे से इरेज करके समझा देती हूँ। ये तो हो गया आपका, इसको नोट कर लीजिएगा।
जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया टेस्टिस, ठीक है, ये क्या हो गया टेस्टिस, ठीक है। इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, ये कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसके अंदर क्या होती है, ये नलिकाएं होती है, कौन सी, शुक्रजन नलिकाएं, ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया। शुक्रजन नलिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है, सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं और शुक्रजन कोशिका पाई जाती है। अब ये जो कोष्ठ हैं इनके बीच बीच में भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं इस तरह से, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल्स। क्या कहलाती हैं, लीडिंग कोशिका, या क्या बोलते हैं इनको, लीडिंग सेल। अब ये जो लीडिंग सेल है ये क्या करती हैं, ये लीडिंग सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और किस पदार्थ का स्रावन करती है, ये स्रावन करती है हार्मोन्स का। कौन से हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। कौन सा हार्मोन यहाँ से स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण है, जैसे आवाज का भारी होना, कंधे का चौड़ा हो जाना और इंटरनल पार्ट में हेयर का आ जाना, ये सभी क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, किसके, मेल के। तो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कौन सी कोशिका स्रावित करती है, लीडिंग कोशिका, ठीक है। अब यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये हमारा किसका हो गया, नर जनन तंत्र के वृषण का, मुख्य जनन अंग का, ठीक है। याद रखिएगा 7वें महीने में जो ये वृषण है ये कहाँ पे आ जाता है, ये उदर गुहा के नीचे, किसमें आ जाता है, स्क्रोटम में। इसकी संख्या कितनी होती है टेस्टिस की, एक जोड़ी, मतलब 2 होती है। अब ये जो टेस्टिस है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लोब्यूल्स या कोष्ठ पाए जाते हैं, वृषण कोष्ठ पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 250। इस वृषण कोश में, ये जो वृषण कोश है इसके अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनन नलिका। अब शुक्रजनन नलिकाओं में क्या पाया जाएगा, शुक्रजनन नलिका के अंदर क्या पाई जाती है, शुक्रजनन कोशिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियल सेल, और दूसरा क्या पाई जाती है, सर्टोली कोशिका। शुक्रजनन कोशिका क्या करेगी, शुक्राणुओं का निर्माण, और सर्टोली कोशिका क्या करती है, उनको पोषण, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ उपलब्ध कराने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ पे आते हैं शुक्रजनन नलिका, जिसमें पाई जाती है कोष्ठ में, तो कोष्ठों के बीच बीच में क्या पाई जाती है, कुछ स्पेशल तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लीडिंग सेल, ठीक है। अब लीडिंग सेल क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावन करने का काम करती है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ये क्या हो गया, नर का मुख्य जनन अंग। अब हम अगले पार्ट में क्या पढ़ेंगे, नर के सहायक जनन अंग या प्राइमरी लैंगिक अंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, अगले भाग में। यहाँ तक चीजें आप समझ लो। ये अगर ये चीजें क्लियर हो गई हो तो अगर ना क्लियर हुई हो तो जो भी आपकी क्वेरी हो, जो भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे पूछ सकते हो। इसमें कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, और बाकी इसका जो सहायक जनन अंग है वो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे।